चलिए, अब हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कुछ 2-3 केस ले लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरीके से स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे और फिर इक्विवेलेंट सिस्टम अगर उसके माना जाए तो उसका आउटपुट, उसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। तो हम 3 केस ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बना लेंगे। साइड में हम ऐसे करते हैं, 2 स्प्रिंट्स को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। 2 हैं और वो मान लेते हैं उनके साथ एक ब्लॉक ऐसे लगा दिया गया। एक सिचुएशन ये ले लेते हैं, दूसरी सिचुएशन में हम एक के बाद एक लगा लेते हैं। ऐसे एक स्प्रिंग है और उसके बाद दूसरा स्प्रिंग इसी में जोड़ देते हैं, थोड़ा सा नीचे करके ऐसे, और फिर एक ब्लॉक लगाते हैं नीचे से। ये तीसरे में हम लोग दोनों तरफ से स्प्रिंग को दीवार से कनेक्ट कर देते हैं और ब्लॉक को बीच में लगा देते हैं। स्प्रिंग का दूसरा एंड दीवार से कनेक्टेड होगा इस तरह से। तो ये डायग्राम ए मान लेते हैं, इसको बोलने के लिए सही रहेगा। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो इन 3 सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं इसकी लैंग्वेज में। ये दोनों स्प्रिंग अभी हम बहुत सरल ले रहे हैं, आइडेंटिकल मान लेते हैं। तो 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग। अब आप कहेंगे साहब आइडेंटिकल स्प्रिंग क्या हुए? आइडेंटिकल का मतलब एक ही मटेरियल के बने हैं, दोनों का स्प्रिंग का मास भी नहीं के बराबर लेना है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम मान लेंगे। 2 identical springs are connected as shown। तो हो गया जैसे दिखाई दे हैं, ऐसे जोड़ दिए हैं। Find the time period of oscillation in each case। तो इनमें से हर एक केस में आप बताइए कि पूरे सिस्टम का कितना फाइनल टाइम पीरियड होगा। तो कोई लोड हम इस पे बांध देते हैं, तो तीनों में लोड सेम ही रहना है। आप ऐसा करिए, तीनों जो ब्लॉक है उसमें कुछ मान लेते हैं, लोड को पी मान लेता हूँ। तो पी लोड फिर तीनों में ही पी मानना पड़ेगा, एक ही जैसा है। अभी हम पहले वाले पे बात करते हैं। मान लेते हैं हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो जो एक का होगा वही दूसरे का भी लेंगे। लिख लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट of each spring be K। ये हमने मान लिया। तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दूं, मान लेते हैं वाई डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इक्वल टू माइनस टाइम के वाई होगा स्लो से। इफ displacement of a spring is K, then by Hooke's law F equal to minus ky हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट इन इज y, सॉरी यहाँ पर k लिख दिया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट y होगा, तो हुड्स लॉ से F इक्वल टू माइनस KY हम लिख सकते हैं। अच्छा, बल्कि हम इसे इन जनरल स्टेटमेंट लिख सकते थे। जो आंसर में आपने ए लिखा है, ए अब शुरू करते हैं, तो ये इतना कॉमन हो जाएगा तीनों के लिए। ए अब लिख लेते हैं। तो पहले केस में देखिए बच्चों, जब पी लोड आपने लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों स्प्रिंग बराबर खींचेंगे ना, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट वाई होगा। इन दिस केस पहले वाले में लिखिएगा, there will be equal displacement say y, तो y मान लें, in each spring, और ये क्यों होगा वो भी लिख लेते हैं, ड्यू टू द लोड p। जो आप लोड कह रहे हैं तो मास होगा ना उसका, तो उसका जब मास होगा तो उस मास की वजह से वेट होगा, और वेट होगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये होगा। तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, मतलब आप चाहें तो पहले केस में दोबारा डायग्राम बना सकते हैं, वो तो सिचुएशन थी। तो अब ऐसा होगा, आप समझिएगा, ये आप इसको ऐसे समझिए, पहले यहां पर था सिस्टम, तो इतना ये वाई है, ये वाई हाइट है, पहले कम था, लोड की वजह से खींची है ये थोड़ा सा, ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है सर, चलिए ये भी ठीक है। तो इस स्प्रिंग में दोनों में बराबर है, और मान लेते हैं दोनों में वाई, तो दोनों में रेस्टोरेंट फोर्स ऊपर को लगेगा, क्योंकि नीचे जो पुल लगा है, तो दोनों में ऊपर को फोर्स लगेगा, और दोनों में खिंचाव बराबर है, आइडेंटिकल है, तो दोनों में फोर्स भी बराबर लगेगा। अगर इसमें एफ है तो इसमें भी एफ ही लगेगा ऊपर को। तो इस बात को लिख लेते हैं हम, सिंस बोथ स्प्रिंट्स आर आइडेंटिकल, both sprints are identical, so each will suffer same restoring force है, same restoring force, तो नेट रेस्टोरेंट फोर्स दोनों में ऊपर को लगा है, तो टोटल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, F प्लस F, मतलब अब आप मानिए इक्विवेलेंट क्या होता है, आप लोग जिस समय रेजिस्टेंस पढ़ते थे वहां भी समझिएगा। मान लेते हैं आपने दो ठी जो एक ही स्प्रिंग लगाया होता, और ये रेस्टोरेंट फोर्स वहां भी 2F ही होता, और मान लेते हैं इस एक ही का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो इसको लिख लीजिए, लेट स्प्रिंग कांस्टेंट of equivalent system be K1, मतलब रेस्टोरेंट फोर्स 2F ही है, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते पूरे का, इन दो की जो एक ही लगाते
तो वो किस स्प्रिंग कांस्टेंट का लगाते हैं स्प्रिंग, माना वो K1 है, तो फिर और डिस्प्लेसमेंट सेम है y K1 for same displacement y, for same displacement y, तो नेट फोर्स हो गया बच्चों 2F इक्वल टू माइनस K1 इंटू वाई, तो और F इक्वल टू माइनस K1 बाई 2 वाई, आपके पास ये आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो K1 बाई 2 कितना हो जाएगा, K के बराबर। देखो इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड में बराबर भी कर दो, जो y कैंसिल हो जाएगा, तो K1 बाई 2 K के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से K1 कितना आ गया 2K। तो K1 हमारे पास 2K के बराबर आया। तो प्लीज आप इसे समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने दो पैरेलल, जिसको हम समझ रहे हैं, दो स्प्रिंग पैरेलल लगाए तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, दोनों का सम 2K। तो अब इसी को जनरलाइज कर लीजिए, अगर आपके पास n स्प्रिंग होते पैरेलल ऐसे ही, तो फिर सबका सम कर देते। इन जनरल if there are n identical springs connected in parallel system, then equivalent spring constant will be K plus n times, मतलब n K। तो जब आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो सीधे ऐड हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने ये सीखा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं।